बात है कि नदी में डूब रहे युवकों को बचाने की जगह पर किनारे पर मौजूद लोग वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए। डूबने का वीडियो तैयार किया जा रहा था और ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या लौह नगरी के लोगों की संवेदना मर गई है? ये पूरी खबर क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। खरकई नदी में डूबते रहे दो युवक, बचाने के लिए नहीं आया कोई आगे। बचाने की जगह वीडियो बनाते रहे लोग। क्या मर गई लोगों की संवेदना? नदी में डूबते दो युवक बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहे थे, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आगे आया। ये नजारा है जमशेदपुर में बागबेड़ा थाना क्षेत्र के बड़ोदरा घाट का, जहां दोस्त की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने 3 युवक पहुंचे थे। तीनों ने खरकई नदी में नहाने का प्लान किया और फिर नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए। बचाने की गुहार सुनकर दिलेर युवक बीजू कुमार ने नदी में छलांग लगाई और एक को बचा पाया, लेकिन बाकी दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। फिर अचानक से मेरा दिमाग में क्या आया नहीं आया, हम अपना तुरंत कपड़ा उपड़ा खोले, हम तेजी में चल गए बचाने के लिए। उन लोग को बचाने के लिए गए तो उसमें से बांस का मदद से 1 घंटा लगा मेरे को बचाने में। नदी के बीच में 1 घंटा में उसको एक जन को बाहर निकाले बचा के, तब तक उन लोगों का 2 दोस्त डूब के और लोग पानी के अंदर चले गया था। हद तो ये रहा कि बचाने की जगह किनारे पर मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे। पानी में जाने और डूबने से खौफ से किसी ने एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाया। शनिवार को हुए हादसे के करीब 12 घंटे के बाद रविवार को दोनों युवकों का शव नदी से निकाला जा सका है। बीजू के चेहरे पर दोनों को नहीं बचाने का दुख अभी भी झलक रहा है। इसी पार में हम अपना कपड़ा खोल के उस पार नदी का हम गए। सोचिए वो लोग उस पार में ही था मछुआरा, वो लोग चाहता तो बता लेता, और सोचिए कि हम इस पार से नदी को पार करके बीच बीच में तैर तैर के हम पार किए, पार करके वो लड़का का हम बचा। जमशेदपुर शहर में इंसानियत ने कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाले जो मछुआरे और वहाँ मौजूद जो युवकों ने इस मौत का दर्दनाक वीडियो बनाया और दोनों को बचाने का प्रयास नहीं किया, वो एक काफ़ी दयनीय स्थिति बन चुकी थी। मगर अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब क्या कुछ कदम उठाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और चलिए आगे बढ़ते हुए साहिबगंज से आपको बड़ी खबर दे। गंगा नदी के फेरी घाट में डूबा युवक, गोताखोर की मदद से युवक की तलाश जारी है। बिहार के बरौनी का रहने वाला है हर्ष। छलांग लगाने के बाद नदी से नहीं निकला। घाट पर सुविधा के अभाव में तलाश नहीं। एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की उठी है मांग। बिहार के बरौनी का रहने वाला हर्ष, जिसने नदी में छलांग लगाया लेकिन फिर वो वापस निकल नहीं पाया। गोताखोरों की टीम लगातार वहां पर सर्च अभियान चला रही है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बताया जा रहा है कि घाट पर सुविधा का अभाव है, जिसकी वजह से तलाश करने में दिक्कत आ रही है। एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की मांग उठाई गई है। नहाने का जगह कौन सा है? तो 2 आदमी सामने बोला कि यहाँ सामने नहा सकते। जहाज लगा हुआ था, 2-4 बच्चा नहा रहा था, बस उतने देर लोग खड़े थे तो वो लड़का बस कपड़ा खोल के बस कूदा ही है। उतने देर में वो अंदर घुसा। नाम क्या था उसका? नाम हर्ष सोनी था। अगर बहुत ज्यादा डीप है तो बांस गाड़ दिया होता कि हाँ डीप है या नहीं नहाना। नहा रहा था बच्चा लोग भी, घुटना के नीचे पानी था, घुटना के नीचे पानी था। बस उसमें बस वो पानी बालू कटा है या कुछ हुआ, बस मट से अंदर चला गया और मेरे सामने देखते देखते अंदर चला गया। और चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो समाज के उस चेहरे की सच्चाई को बता रहा है। जब हम कहते हैं कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, गिरिडीह में बेटा नहीं जन्म देने पर महिला को सजा दी जा रही है और न्याय के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रही है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बेटी को जन्म देने पर मां को ऐसी सजा, ससुराल वालों ने घर का दरवाजा किया बंद। न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही महिला। बेटा बेटी में ये फर्क क्यों? घर के बाहर 2 मासूम बच्चियों के साथ बैठी इस असहाय मां को देखिए, जिसे बेटा नहीं होने की सजा दी जा रही है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें गिरिडीह की हैं, जहां धनवार के मामा अहरी गांव में एक महिला को घर वालों ने महज इस बात के लिए अपनाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे 2 बेटियां हो गई और बेटा नहीं हो रहा।
महिला की 2013 में शादी हुई थी। शादी के बाद उसने 2 बेटियों को जन्म दिया। आरोप है कि बेटा नहीं होने से घर वालों ने महिला को बाहर निकाल दिया, इसके साथ मारपीट की। महिला का आरोप है कि पति और ससुराल के दूसरे सदस्य मारपीट करते हैं, घर में नहीं रहने देते। पिछले 3 दिन से पीड़ित महिला अपनी दोनों बेटियों के साथ ससुराल में धरना पर बैठी है। पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। इन मासूम बच्चियों को देखकर भी ससुराल वालों का दिल नहीं पसीज रहा। मतलब 6-8 साल मतलब बच्चा नहीं, मतलब करीब 7 साल बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद बहुत तंग किया था, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं छोड़ देंगे करेंगे, तो मेरा बच्चा हुआ था। तो जब लड़की हुआ तो फिर मतलब बहुत परेशानी किया हमको। फिर बेटी पैदा किया, ये किया, वो बच्चा पैदा कर लिए, नहीं रहने देंगे। फिर भी मतलब फिर दूसरा बेटी हुआ तो फिर पूरा तंग किया हमको, मारपीट करने शुरू कर दिया। मेरा गोतनी मारा, सास मारा, ससुर मारा, देवर भी मारपीट किया, ननद भी किया। और मेरा हस्बैंड फिर भी पेट में बच्चा था, तो मेरा हस्बैंड का मारपीट किया, पेट में बच्चा खराब हो गया। तो देखा आपने, ये तस्वीरें उस समाज की दकियानूसी सोच को उजागर करता है, जिन्हें दूसरों के घर की बेटी को बहू बनाकर लाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपने घर में बेटी नहीं होनी चाहिए। कहने को तो देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी एक तबका ऐसा है जिसकी सोच नहीं बदल रही। उन्हें बेटी नहीं, सिर्फ बेटा चाहिए, और उसकी सजा कभी मासूम बच्चियां जन्म के वक्त ही झाड़ियों में फेंक कर दी जाती हैं, तो कभी समीमा को घर से निकालकर समाज के इस क्रूर तस्वीर को देखकर कई सवाल उठते हैं। बेटों की चाहत वाली सोच कब खत्म होगी? बेटा नहीं होने पर महिला के साथ क्रूरता क्यों? ऐसी सोच रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई कब? न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और अब बात बालू माफियाओं की होगी। सिमडेगा में शंख नदी घाट से दिन के उजाले में बालू माफिया बालू का अवैध तरीके से उठाव कर रहे हैं। खनन विभाग पूरे मामले पर लापरवाह दिख रहा है। विभाग की ओर से कार्रवाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये तमाम दावे खोखले साबित दिखाई दे रहे हैं। वो बेखौफ होकर अवैध खनन अभी भी कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि बालू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कब होगी। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अब से कुछ ही दिन बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से बालू उठाव पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले ही सिमडेगा में बालू माफिया बेखौफ दिख रहे हैं। दिन के उजाले में बालू का अवैध खनन और उठाव धड़ल्ले से जारी है। पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित शंख नदी घाट से भी बालू माफिया अवैध तरीके से बालू का उठाव करा रहे हैं। इससे नदी का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। पास की सड़क टूट रही है। लोगों ने कई दफा शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि भाई जब शंख नदी छठ घाट को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है, उसकी सुंदरता के लिए हम लोग संस्था के लोग लगे हुए हैं। हर दिन हम लोग जाते हैं, और जब भी जाते हैं तो 2-4 ट्रैक्टर नदी में आपको बालू लेते हुए दिखता है। थाना में देनी चाहिए विभाग को, और उसके माध्यम से केस होकर के जो है कि लोगों को जेल भेजना चाहिए ताकि अवैध खनन रुक सके। तो ऐसी चीज़ों की प्रक्रिया को जो है कि शिथिल कर दिया गया है। खनन विभाग की ओर से अवैध बालू उठाव पर कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। 2 दिन में 10 से अधिक अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही जा रही है। गाँव वाले ग्रामीण लोग अपने आवास के लिए कुछ स्टॉक कर रहे हैं, तो वो भी विकास भी थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। फिर भी हम लोग अवैध पर सतत निगरानी रख करके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिला खनन पदाधिकारी कड़ी कार्रवाई करने की बात तो करते हैं, लेकिन सवाल है कि जब कार्रवाई हो रही है तो बालू माफिया में खौफ क्यों नहीं दिख रहा? आखिर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने की छूट कैसे दी जा सकती है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका खनन विभाग की ओर से जवाब नहीं मिल पा रहा है। बड़ी बात है कि आखिर बालू माफिया पर कब होगा कड़ा एक्शन? न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम पुरी की रिपोर्ट।
और चलिए अब बात सरना धर्म कोड पर हो रही सियासत की करेंगे। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सियासत जोरों पर है। तमाम पार्टियां इस मुद्दे को उठाकर अपनी राजनीति को 2 कदम आगे ले जाने की तैयारी में है। सरना धर्म कोड पर स्टैंड को लेकर सत्ताधारी दल का बीजेपी पर हमला जारी है, तो बीजेपी भी लगातार इस पर पलटवार कर रही है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर झारखंड में सियासी संग्राम जारी है। जेएमएम और कांग्रेस इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो बीजेपी केंद्र में रही पहले की कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रही है। सीपी सिंह ने तो दावा किया है कि जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड के पीछे मिशनरी समाज की चाल है, जिसके पीछे आदिवासी आरक्षण का लाभ उठाने और मिशनरी से जुड़े रहने की दोहरी चाल है। ये चाहते हैं कि भारत कमजोर हो, यहाँ सरना धर्म को मानने वाले कमजोर हों। जब सरना धर्म को मानने वाले कमजोर होंगे तो स्वाभाविक रूप से इनका धर्मांतरण का जो धंधा है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। धर्मांतरण में अगर कहीं कुछ दूसरा विषय सामने आता है कि पैसे के लालच में या डर से, लोभ से, तो उसके लिए कानून बना हुआ है, उस पर बहस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सरना धर्म कोड, उस पर आप 2 टूक बोलिए। सत्ताधारी दल का आरोप है कि सरना धर्म कोड को लेकर बीजेपी का रुख पूरी तरह साफ नहीं है और आदिवासी समाज को उलझाने की कोशिश है। इस आरोप पर बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने करारा पलटवार किया है। जनता की जो मांग है, झारखंड की जनता की जो मांग है, उसके साथ बीजेपी को खड़ा होना पड़ेगा, तब जनता उनकी ओर ध्यान देगी। वरना ये इसी तरह के नकारात्मक, जो जिसको नेगेटिव पॉलिटिक्स बोलते हैं, वो करते रहेंगे और जनता उनको नकारते रहेगी। इतना दिन क्यों नहीं, इतना दिन सत्ता में था कांग्रेस, क्यों आंदोलन के प्रति उनका सहानुभूति नहीं आया? दूसरा बोलने से तो हम नहीं मानेंगे। 2027 में देश में जनगणना होने जा रही है। जब तक सरना धर्म कोड को लेकर स्थिति साफ नहीं होती, तब तक सियासत थमने के आसार नहीं दिखते। लेकिन इतना तो साफ है कि आदिवासी समाज की पहचान को लेकर उठी इस मांग का श्रेय लेने में कोई दल पीछे नहीं दिखना चाहता। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात एक चिट्ठी की, जिसकी इस वक्त चर्चा हो रही है। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की एक चिट्ठी बेहद चर्चा में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा गया ये पत्र राज्य में अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद और राज्य अनुसूचित जाति आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग को लेकर है, जिसे लेकर रांची प्रेस क्लब में अनुसूचित जाति समन्वय समिति की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें अनुसूचित जाति के सभी प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के पत्र का जिक्र करते हुए राज्य सरकार से अनुसूचित जाति आयोग के गठन की मांग की गई। आता है कि हमें एक 50 लाख की संख्या वाले समाज का, जिसका 1/10वां हिस्सा सदन में है, जिसके 9 विधायक यहाँ पर हैं, 9 विधायक में एकमात्र विधायक ने इस मुद्दे को उठाया, 8 विधायक अभी भी मौन हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि 8 के 8 विधायक अभी भी मौन हैं। क्यों? कुछ प्रोटोकॉल उनके पार्टी की तरफ से होगा, कुछ पार्टी फॉरम के, तो पार्टी उनको वोट करती है कि जनता उनको वोट करती है? और इस देश का इतिहास गवाह है कि जो भी लड़ाई लड़ा है, जो भी अधिकार मिला है अनुसूचित जाति के लड़ाई के बल पर मिला है, आज हम अगर नजरअंदाज अगर इस राज्य में कर रहे हैं तो इसका जो है उसको खमरिया भुगतने पड़ेगा। हम सरकार को माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि जो राधा कृष्ण किशोर ने सवाल उठाया है अनुसूचित जाति के हक और अधिकार का, उस सवाल पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उनकी मांगों को माने सरकार। और चलिए आगे बढ़ते हुए गोड्डा से आपको बड़ी खबर दे। नाबालिग से गैंग रेप का ये मामला है। 10 युवकों पर गैंग रेप का आरोप लगा। 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश जारी है पुलिस की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है। सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र का ये मामला है। 10 लोगों पर गंभीर आरोप गैंग रेप के लगे। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नाबालिग से गैंग रेप का ये पूरा मामला है। गोड्डा से बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। 10 युवकों पर गैंग रेप का आरोप लगा। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लोगों की तलाश जारी है। दबिश लगातार पुलिस की टीमें दे रही हैं। आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल किया है।
उसमें से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इस संबंध में सुंदर पहाड़ी थाना कांड संख्या 32-25 दर्ज करते हुए सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। और अगली बड़ी खबर गुमला से, जहां 2 लोगों की पीट कर हत्या का मामला, आपसी विवाद में हत्या कर दी गई। पहले बुजुर्ग की 2 युवकों ने हत्या की, दूसरे दिन दूसरे युवक का मर्डर कर दिया गया। गड्ढे में शव दफनाने की कोशिश भी की गई थी। हत्या का आरोपी छोटे मुंडा गिरफ्तार किया जा चुका है। चैनपुर थाना क्षेत्र के जनावल पंचायत के लिगिरपाठ गांव की यह घटना बताई जा रही है। 6 तारीख का पिकनिक मनाने गए थे। कौन गए थे? बुधराम मुंडा, सुखदेव मुंडा गया था और छोटे मुंडा गया था। तीनों मतलब कि बहुत सारी था काफ़ी, पर वो तीनों पता नहीं कैसे आपस में अलग हुए और हाथ थपे हुआ, फिर पता नहीं कैसे से मौत हो गई। तो दोनों को हत्या कर दिया? हाँ, दोनों का हत्या कर दिया, लाठी डंडा से मार के ना? छोटे मुंडा कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक मना के लिए। और अगली खबर धनबाद से, जहां केदुआ 1 नंबर बसेरिया तालाब के पास हिंसक जानवर देखे जाने के बाद लोग दहशत में हैं। लोगों के मुताबिक ये तेंदुआ या लकड़बग्घा हो सकता है। लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। उस जगह पर कुछ पगमार्क भी टीम ने देखे हैं। ये बड़े पैरों के पंजे के निशान दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद वन विभाग की टीम जांच में जुटी है। वन विभाग की ओर से लोगों को जंगल ना जाने की अपील भी की गई है। साथ ही पालतू पशुओं को जंगल जाने से लोग रोके और रात में घर से बाहर ना निकले, इसकी सलाह दी गई है। वन विभाग की ओर से आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। वो लोग बोला मैं अपने सामने में ही देखा हूँ और हमको देखने से पूरा ही लग रहा था वो चीता ही है। तो अब तक तो हम पूरा सुनाई बात में अभी तक पुष्टि की है, अभी तक वैसा कुछ जानकारी नहीं मिली है। हाँ, पैर का दागी मिला है, तो पैर के दागी के लिए हम वन विभाग अपने सीनियर ऑफिसर महावीर प्रभारी जी को भेजे हैं, वो सर्च करवा रहे हैं। सर्च करवाने के दौरान यही पता लग रहा है कि या तो वो लकड़बग्घा या तेंदुआ का रूप हो सकता है। इसका पुष्टि करने के जांच में लगे हुए कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही पुष्टि होता है तो फिर उसके बारे में हम जानकारी। और वहीं पलामू के युवाओं को नौकरी के लिए स्थानीय भाषा के तौर पर कुडुख और नागपुरी में परीक्षा देनी होगी। पलामू और गढ़वा के इलाके के लिए नागपुरी और कुडुख भाषा का चयन किया गया है, जिसको लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया। पलामू गढ़वा के शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विषय रखा है। इस विषय को पढ़ाने वाले नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में एक शिक्षक हुआ करते थे, वो भी सेवानिवृत्त हो गए। आज के दिन में कोई भी इस भाषा को पढ़ाने वाला नहीं। जब इस भाषा को पढ़ाने वाला ही नहीं कोई लोग है, तो यहाँ के लोग किससे पढ़ने जाएंगे? किस प्रकार से ज्ञान अर्जित करके शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे? किस प्रकार से उनका चयन हो पाएगा? और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज